प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग बातचीत, जो क्लास 12 का हिंदी है, बातचीत जो चैप्टर नंबर 1 है, उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग लेखक परिचय और इस चैप्टर के सारांश को देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को पढ़ भी लिए होंगे, जो बुक है आपके पास। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और आप कितना सही करते हो आप अपना आकलन करना। मैं आंसर बताते चलूंगा, लेकिन कोशिश करना कि अपना आंसर मेरे बताने से पहले दे देना। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बातचीत, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आप टिक लगाते चलना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का वो है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद या जो धुआं मन में इकट्ठा होता है किसी के प्रति, वो बाहर निकल जाता है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम जो था वो था पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। वो क्या करते थे? तो वो एक व्यापारी थे। चलिए आगे चलते हैं, आगे आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव में। आगे देखिए, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? तो उर्वर था। कैसा था? उर्वर था। आगे आते हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए? बातचीत के जरिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, वो कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहंसन है। तो किसके द्वारा? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। आगे आते हैं तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। और वो एक क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? वो एक व्यापारी थे। माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी। याद रखिएगा, पार्वती देवी। आगे चलते हैं तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। क्या होगा? तो बाल कृष्ण भट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना निबंध थी, हमको मालूम है। तो यहां दिया हुआ है ललित निबंध, यह हमारा सही हो जाएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या थी? तो ललित निबंध थी। आगे चलते हैं तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो युग में हमने आपको बताया था कि भारतेंदु युग। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भारतेंदु युग। किस युग के? भारतेंदु युग। याद रखिएगा। काल पूछे तो आधुनिक काल। आगे देखिए, चलिए तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 13 नंबर। वो क्या क्वेश्चन है? 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो श्रीनिवास दास की है। किसकी है? श्रीनिवास दास की है। आगे चले तो आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दो हम सहेलियों की बातचीत में। किसकी बातचीत में? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना गया है। तो आंसर हो जाएगा 3 लोगों का।
यानी कि तीन लोगों की जो बातचीत होती है उसको अंगूठी में नग सी माना जाता है। आगे चलते हैं तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका को निकाला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये जो है वो निबंध है, ललित निबंध कह सकते हैं, निबंध। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्राइडेन। क्या होगा? फ्राइडेन हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत करने की शैली को बताते हैं। तो बातचीत की शैली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चले तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो थे वो यहां पे भट्ट जी को क्या कहते थे? तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां रहते थे? निवास स्थान तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में ये रहते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चले तो भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? कितने खंडों में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 खंडों में। कितने खंडों में? 2 खंडों में। आगे चलते हैं तो आगे है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया? तो कब प्रारंभ किया था? तो 1877 में। कब किया था? 1877 में। आगे चलते हैं तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो आपको मालूम है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे उनका नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और वो पेशे से व्यापारी थे। मां का नाम क्या है? तो पार्वती देवी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो क्या हो जाएगा? यहां पे पहला ऑप्शन है मैला आंचल, दूसरा है गोदान, सी है 100 अजान 1 सुजान और डी है अंतराल। क्या होगा इसका आंसर? तो यहां पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 अजान 1 सुजान। क्या होगा? 100 अजान 1 सुजान। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो कब तक? 16 वर्षों तक उसको मुख देखने को नहीं मिला। आगे चलते हैं। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बोले थे वेन जॉनसन। कौन बोले थे? वेन जॉनसन की बोलने से ही मनुष्य के जो रूप है उसका सही आकलन होगा, साक्षात्कार होगा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होगा, यह किसने कहा था? तो वेन जॉनसन ने। और असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होती है, ये कथन था एडिसन का। ठीक है, तो दोनों ही चीज दिया हुआ है बुक में। आगे क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? तो ये मत है एडिसन का। 2 व्यक्तियों में
असल बातचीत। तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है? तो एडिशन का। आगे चलते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो कितने लोगों के बीच? 2 लोगों के बीच। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक्य शक्ति हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाक्य शक्ति। चलिए आगे चलते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो किस काल की बोल दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आधुनिक काल। और किस युग का अगर बोलता तो क्या होता? भारतेंदु युग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, तो आगे देखिए हमारा इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब पहला प्रश्न है कि अगर मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होती तो यह पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होता। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा हुआ है इस चीज को देख लेते हैं। अगर मनुष्य में वाक्य शक्ति नहीं होती तो यह सृष्टि गूंगी हो जाती, कोई अपने दिल की भावना एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाता। मनुष्य इसी वाक्य शक्ति के कारण समाज में वार्तालाप करता है, किसी से बोलता है, ए तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम ये है। तो ये चीज कैसे करता है? बातचीत के जरिए करता है। तो वही चीज बोला जा रहा है वार्तालाप, 2 लोगों के बीच, 2 या 3 लोगों के बीच जो बातचीत होती है एक दूसरे के बीच, उसको वार्तालाप कहते हैं। मनुष्य इसी वाक्य शक्ति के कारण समाज में वार्तालाप करता है। वाक्य शक्ति के कारण ही मनुष्य जानवरों से अलग है। मनुष्य जानवरों से क्यों कैसे अलग है? तो वाक्य शक्ति। मनुष्य बोल सकता है, जानवर बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे मनुष्य समाज में रहता है, इसलिए उसे एक दूसरों मनुष्य से संबंध की जरूरत पड़ती है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहने के लिए बोलना पड़ेगा। और ये जो बोलना है ईश्वर ने दिया है, अगर नहीं दिया रहता है तो ये हम सामाजिक प्राणी नहीं कहलाते, हम समाज में नहीं रह पाते, हम 100 लोगों से 200 लोगों से बातचीत नहीं कर पाते। आगे देखिए, यह वाक्य शक्ति के कारण ही संभव है, इसी कारण वह अपने सुख दुख का अनुभव एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं। यानी कि इंसान जो है वो अपने सुख दुख का जो अनुभव है एक दूसरे से कैसे कर पाते हैं? इस वाक्य शक्ति के कारण ही कि हाँ हमको आज बुखार हुआ है, ए डॉक्टर साहब बुखार हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। अब गाय जाएगा अपने डॉक्टर साहब के पास कहने कि ए डॉक्टर साहब माँ, कहेगा? नहीं कह पाएगा। तो माँ, सिर्फ माँ का मतलब क्या होता है? अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ईश्वर ने ऐसा शक्ति दिया है कि हम बोल सकते हैं। डॉक्टर साहब बताइए ना, दवाई कैसे मिली? कल से बुखार छूटते नहीं थे, पेट में दर्द बा। तो ये सब कैसे बोल पाते हैं? वाक्य शक्ति के कारण ही। क्या जी? आगे चलिए, राम रमोवल का अर्थ बताइए। राम रमोवल का अर्थ बताया गया इस चैप्टर में कि 4 से अधिक व्यक्तियों के बातचीत को राम रमोवल कहा जाता है। राम रमोवल बोलते हैं ना देहाती भाषा में, ज्यादा बकचूचन मत करो, तो वैसे ही ये राम रमोवल है। 4 से अधिक व्यक्तियों के बातचीत को ही राम रमोवल कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 2 हम सहेलियों की बातचीत की क्या स्थिति होती है? 2 हम सहेली होगा लोग, तो उसके बातचीत का क्या स्थिति होगा? क्या वो लोग टॉपिक पे बात करेगा? नहीं। तुम क्या खरीदी हो, हम क्या खरीदे हैं, तुम किससे मिली हो, हम किससे मिले हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि 2 हम सहेलियों की बातचीत रस से भरा
सरोवर होता है, रस से भरा सरोवर होता है, यानी कि गुदगुदी वाला बातचीत बोल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिनको कभी इनकी बातें सुनने का मौका नसीब हुआ हो। अब बेचारा वो क्या जानेगा कि हाँ दो हम सहेली कैसे बात करेगा, जो सुना ही नहीं है। जो सुना है वो जानता है कि खूब हंसी मजाक होता है। अगर शादीशुदा दो हम सहेली होगा तो तुम्हारा दूल्हा क्या खर्दा है, तुम्हारी सास कैसे तुमको खाना देती है कि नहीं देती है, कि काम करवाती है, तो वो चीज होता है दो हम सहेली। हम सहेली का मतलब कह सकते हैं कि एकदम लगे कि दो लोग हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दो, कैसे एक कहावत है कि दो लोग और एक जान, वैसे ही जैसे दो दोस्त करीबी एकदम दोस्त हो तो उन लोग के बीच जो बातचीत होगा एकदम गुदगुदी वाला होगा। कहाँ गया था, यहाँ गए थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आगे अगला क्वेश्चन है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन की क्या विचार थे, क्या विचार हैं। तो वेन जॉनसन का आप लोग जानते हो कि वेन जॉनसन ने क्या क्या कहा था, कि वेन जॉनसन बोले थे कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। और एडिसन क्या बोले थे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। वही तो उनका विचार था, उसी चीज को यहां लिखा गया है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक तरीका है जो यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है। वो ऐसा प्रसंग छेड़ते हैं कि कानों को एकदम लगता है कि आह क्या बोल रहे हैं। तो वही चीज यहां लिखा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला है जो यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है। इसमें बातचीत ऐसी चतुराई के साथ किया जाता है जिससे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। आहा कितना अच्छा बोल रहा है। और बातचीत करने वाले इस तरह से अपने बातों को रखता है मानो रस पैदा करने, मतलब कि रस पैदा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, बस हम यहां पे लिख सकते हैं, यह हुनर यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है और इस तरह के बातचीत करने का हुनर क्या बोलते हैं। यहां पे हम लोग यहां तक आंसर रख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अच्छा बात, अच्छी गोष्ठी बोल सकते हैं। ठीक है, सुहृदय गोष्ठी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो हम लोग यहां तक आंसर रख सकते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, यानी कि बातचीत करने का एक हुनर, तरीका। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो उत्तर है, बातचीत निबंध का सारांश लिखें। बातचीत निबंध का सारांश आपको बताया जा चुका है। सारांश जो हमने पढ़ाया है वही सारांश है, उसी को लिख लेना है। ये दीर्घ उत्तरीय में आ सकता है आपका, और आएगा तो हमेशा 8 नंबर का, ज्यादा नंबर में आता है। तो बातचीत निबंध का सारांश आपके सामने पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है, लेखक परिचय और सारांश। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, बातचीत निबंध की क्या विशेषता है। बातचीत निबंध की क्या विशेषता है, तो कहा गया है कि इस निबंध के माध्यम से निबंधकार बातचीत के लिए ईश्वर के द्वारा दी गई वाक्य शक्ति को अनमोल बताया है, कि वाक्य शक्ति जो है वो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। आगे देखिए, और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। मनुष्य बातचीत वाला जो शक्ति है उसी के कारण पशु से अलग है, नहीं तो हम भी पशु की तरह होते। जैसे हम बंदर को देखते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं तो क्या है, पेड़ पे कहीं बैठे रहते हैं, कहीं कोने में बैठे रहते हैं। वैसे ही इंसान होता, इंसान नहीं बोल पाता। तो आगे है यहाँ पे, आगे देखिए, बातचीत के विभिन्न तरीके का भी वर्णन किया गया है। इस निबंध में 2 विदेशी निबंधकारों का मत दिया गया है, वेन जॉनसन और एडिसन का दिया गया है, जिसमें एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, एवं जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। आगे देखिए, निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपनी जिह्वा पर काबू रख कर बोलना चाहिए, यानी कि जबान पे लगाम रखना चाहिए। कुछ भी बोलना चाहिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसा बोलो कि आपको कोई अगर रिटर्न दे तो आप उस चीज को बर्दाश्त कर सको, नहीं तो आप किसी से बदतमीजी से बात कर रहे हो और आपसे वो करेगा तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए तुम पहले किसी से अच्छे से बात करो। आगे देखिए, आगे है, जिससे कोई दुख या विषाद ना झेलना पड़े। ठीक है, बोला जा रहा है कि जिह्वा पे